आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज फिर ऑपोजिशन का हंगामा। शोर शराबे से पार्लियामेंट की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने हंगामा आराई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि रजामंदी के बाद भी जानबूझकर कांग्रेस ने नहीं चलने दी कार्रवाई। वफ़ तरमीमी कानून पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी। लोकसभा ने तजवीज़ को सोती वोट से किया मंजूर। महायुति इत्तेहाद आज महाराष्ट्र के नए वजीर आला के नाम का कर सकता है ऐलान। बीजेपी की मरकजी क़यादत अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली में करेगी तफसीली बातचीत। इंसानी स्मगलिंग और साइबर फ्रॉड से मुतालिक नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का शिकंजा सख्त। 6 रियासतों में 22 मकामात पर दबिश। नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने के खिलाफ इजराइल करेगा अपील। इजराइल ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में काम के लिहाज से सरमाई इजलास का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज का दिन भी ऑपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल ने वक्फ बोर्ड में तरमीम पर जेपीसी का वक्त बढ़ाने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद ऐवान ने बजट इजलास की आखिरी तारीख तक कमेटी की मुद्दत में तौसी की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने करारदाद को सोती वोट से मंजूर किया, तो वहीं पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने हंगामा आराई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस जानबूझकर रजामंदी के बाद भी ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। क़ब्ल अज़ीं लोकसभा स्पीकर ने भी अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से पुरसुकून रहने की अपील की थी और उन्हें ऐवान को काम करने की इजाज़त देने को कहा था, लेकिन अपोजिशन अरकान ने इस पर इत्तेफाक राय नहीं किया। अपोजिशन गौतम अडानी के खिलाफ इल्जामात, यूपी के संबल और मणिपुर में तशद्दुद, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मसाइल पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा खड़ा कर रही थी। राज्यसभा में भी अपोजिशन अडानी केस पर बहस पर अटल रही और जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन ने हंगामा आराई पर अपोजिशन अरकान पर सख्त तबसरा किया। और ऐवान ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तश्कील दी गई जेपीसी की मुद्दत को बजट इजलास की आखिरी तारीख तक बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने इस मौजू पर जेपीसी सदर जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है। जगदम्बिका पाल जी, सर वक्फ बोर्ड में जो जीत चल रहा है, बार बार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो आज क्या सर रेजोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं आप? इसलिए कि अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है। भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में हैं, जिसकी बहुत कीमती है, और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, उस पर जवाब आना है। इसलिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम इस पर रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि अब हमारा जेपीसी का जो
वो बिल का हमारा रिपोर्ट है, उसको हम अगले बजट सत्र तक पेश कर देंगे। सर, कहा जा रहा है कि जितना संसद में जो व्यवधान हो रहा है विपक्ष के द्वारा, उतना ही व्यवधान वक्फ बोर्ड की जब मीटिंग होती है उसमें हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो रहा है। आखिर वहाँ तो पूरा सुनने का अवसर मिलता है, वो एक मिनी पार्लियामेंट है, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं रोज बहिष्कार, रोज हंगामा। जब हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे विपक्ष के सदस्य से बात करते हैं, उनकी हर बात को इंटरटेन करते हैं। जिनको उन्होंने कहा कि इनके डेलीगेशंस को बुलाएं, 147 डेलीगेशन से मिले, मोर देन 125 आवर से ज्यादा बातचीत किया, आगे भी तैयार है, तो उन्हें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये थे वक्फ बोर्ड को हेड कर रहे हैं और इनका कहना है कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें काफी व्यवधान डाला है सदस्यों ने, और आज ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो संयुक्त संसदीय समिति है उसकी समय सीमा को और बढ़ाया जाए। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि जवाबित के मुताबिक हुकूमत स्पीकर और चेयरमैन के फैसलों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन कुछ मुतालबात पर ऐवान में खलल डालने की कोशिश कर रही है। ये तो हमारा भी मानना है, जो स्पीकर और चेयरमैन महोदय ने जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये तो डिस्टर्ब करने में क्या है, ये तो पहले ही आके बिना कुछ मांग रखते हुए डिस्टर्ब ही करते हैं, हम क्या करें इसमें। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन पार्टियों के जरिए पार्लियामेंट में तातुल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी सिर्फ पार्लियामेंट का वक्त जाया करना चाहती है। हमारे नामनिगार राजेश राज ने इस मामले पर रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है। हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर जी, कैसे देखते हैं सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है? ये बहुत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने ओपन अपील की, आइए बहस करिए, हर मुद्दे पर चर्चा करें। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने की, इतनी बड़ी हार हो गई फिर भी चर्चा से भागते हैं। महाराष्ट्र में साफ हो गए फिर भी चर्चा से भागते हैं। तो आप चाहते क्या है? जनता आपको रिजेक्ट करती है, यहां आप हाउस चलने देते नहीं है। जबरदस्ती करके हाउस नहीं चलाना ये ठीक नहीं है। आज तो राहुल जी की बहन प्रियंका जी ने शपथ ली थी, उसी के कारण हाउस को चलने देते, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता नहीं है कि ये डेमोक्रेसी में खतरनाक प्रवृत्ति डेवलप कर रही है कि कुछ भी न करो, सदन को चलने ना दो? बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। जनता हमें चुन के भेजती है ना। लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है ना। जनता देखती है ना क्या हो रहा है। और ये हो हा, ये मैं बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। और क्षमा करेंगे, राहुल गांधी की अगुवाई में और बढ़ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की अगुवाई में शोर शराबा लोकसभा में और भी बढ़ गया है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तारीखी तौर पर हम चेयरमैन को तभी कायल करते हैं जब हम आला सतह पर ज़ाब्तों पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के फैसले का एहतराम किया जाए और चैलेंज ना किया जाए। चेयरमैन ने कहा कि ये कवायद इतने जामे हैं कि हर रुकन को अपना ताउन देने के काबिल बनाते हैं। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा कि ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी से ऐवान का वक़ार मुतासिर होगा। We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformity to the rules, and as I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट इजलास के तीसरे दिन आज लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया।
प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें हलफ दिलाया और इसके साथ ही गांधी खानदान का एक और रुकन मुल्की पार्लियामेंट में दाखिल हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा नेहरू खानदान की 16वीं रुकन है जो लोकसभा के लिए मुंतखब हुई हैं। मुल्की पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब गांधी खानदान का कम से कम एक रुकन लोकसभा न पहुंचा हो। ऐसे मौके भी आए हैं कि जब गांधी नेहरू खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान एक साथ लोकसभा पहुंचे हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी पार्लियामेंट पहुंची हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी तवील अरसे से लोकसभा की रुकन हैं और इस वक्त वो राजस्थान से राज्यसभा की रुकन भी हैं। ये पहला मौका होगा कि जब गांधी खानदान की मां और उनके 2 बच्चे एक साथ रुकन पार्लियामेंट हैं। और इसके साथ ही नांदेड़ लोकसभा सीट से जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी पार्लियामेंट में अपने ओहदे का हलफ लिया। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चौहान का बीजेपी के डॉक्टर संतूक हम्बाड़े से मुकाबला था। कांग्रेस के रविंद्र चौहान ने बीजेपी के संतूक हम्बाड़े को 1457 वोटों के इंतहाई कम फर्क से शिकस्त दी। ये सीट कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वसंत राव चौहान के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां अजमेर में ख्वाजा की दरगाह में महादेव मंदिर होने की दरख्वास्त पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने कहा है कि उनकी तरफ से दायर दरख्वास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया है और साथ ही अदालत ने 3 फरीकों दरगाह कमेटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अक़लियती कमीशन को नोटिस जारी करने के अहकामात जारी किए हैं। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि दरगाह महादेव मंदिर है और साथ ही लिखा है कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत होनी चाहिए। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। अजमेर दरगाह में सर्वे करने के अदालती हुक्म पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सच है कि हमलावरों ने भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमलावरों की तरफ से मंदिरों को मस्जिद बनाने की जो मुहिम चली थी, अगर 1947 में नेहरू जी के जरिए खत्म कर दिया गया होता तो हमें अदालत में अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वहां की हुकूमत बुनियाद परस्तों के दबाव में आ गई है। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। मरकजी वजीर ने बांग्लादेश के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा से मदाखलत का मुतालबा किया है। देखिए, वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। अब पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश में। और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। राम गोपाल ने इस केस में जजों के खिलाफ काबिल एतराज बयान दिया है। जब अदालत केस की समाअत के लिए राजी हुई तो राम गोपाल ने कहा कि छोटे जज मुल्क को आग लगाना चाहते हैं। कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं
चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका हुआ है। ये धमाका एक मिठाई की दुकान के नजदीक एक स्कूटर में हुआ है। धमाके की जांच के लिए जाए वक़्फ़ पर दिल्ली पुलिस के आला अफसरान पहुंच गए हैं। नीज़ फॉरेंसिक टीम भी मौके की जानिब रवाना हो गई है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल 22 अक्टूबर को प्रशांत विहार में भी धमाका हुआ था। धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। आयुष्मान मंसूबे को दिल्ली में नाफिज करने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के 7 बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने एक अर्जी दायर करते हुए मुतालबा किया है कि वो दिल्ली हुकूमत को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में नाफिज करने की हिदायत दें, ताकि मुल्क के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोगों की तरह दिल्ली वालों को भी इस स्कीम का फायदा पहुंच सके। लेकिन दिल्ली हुकूमत ने इसे नाफिज नहीं किया। मामले की अगली समाअत 11 दिसंबर को होगी। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत रोहिंग्या के फर्जी कार्ड बना रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट पहले 12 थी, अब 2 रिपोर्ट्स और आ गई हैं जो हमारी जानकारी में आया है। तो कुल 14 रिपोर्ट है जिनको सदन के पटल पर पेश करना है। हमने इस विषय में बार बार सरकार से आवेदन किया, उनको चेताया, इस मामले की गंभीरता को बताया। ये संवैधानिक संकट है। आप किस तरह से एक तरफ 10,000 करोड़ रुपए का लोन, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है। महाराष्ट्र में हुक्मरां महायुति इत्तेहाद आज रियासत के अगले वजीर आला के नाम का फैसला कर सकता है और इसके लिए दिल्ली में महायुति इत्तेहाद के तीनों पार्टियों ने रहनुमाओं की मीटिंग होगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह अजीत पवार, शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में मरकजी क़यादत से हुकूमत साजी के सिलसिले में तफसीली बातचीत करेंगे। और इससे कबल महाराष्ट्र के कायम मकाम वजीर आला और शिवसेना के रहनुमा एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत के अगले वजीर आला के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले की हिमायत करेगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू डिवीजन के 4 अजला में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के 10 ओवरग्राउंड कारकुनों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ ने कठुआ जिले में 17 मकामात पर दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। जम्मू डिवीजन में पुलिस ने राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रियासी समेत दीगर मुख्तलिफ अजला में 56 से ज्यादा छापे मारकर जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के नतीजे में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आलात, दस्तावेजात, बेहिसाब नकदी, असला और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किए गए हैं। कौमी तहकीकी एजेंसी इंसानी स्मगलिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर छापे मार रही है। ये छापे 6 रियासतों में 22 मकामात पर जारी हैं। NIA ने गुज़िश्ता जुलाई में केस दर्ज किया था। नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरियों का लालच देकर स्मगल किया जा रहा था और नौजवानों को जाली कॉल सेंटर में काम करने पर मजबूर किया जा रहा था। इस मामले में कई मुल्जिमीन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। NIA की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि तमाम मुल्जिमीन एक मुनज़्ज़म स्मगलिंग गैंग से वाबस्ता थे। ये लोग नौजवानों को रोजगार देने के झूठे वादे और कई सुनहरे ख्वाब दिखाकर बैरून मुल्क भेजते थे और इसके बाद उनके रैकेट में फंसे नौजवानों को लाओस, कंबोडिया और मशरक़ी एशिया के कई ममालिक में जाली कॉल सेंटर में काम करने पर मजबूर किया गया था। साइबर फ्रॉड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और दीगर कई धोखाधड़ी से जुड़ी सरगर्मियां यहां से की जाती थीं। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के तर्जुमान और इस्कॉन से वाबस्ता पुंडरक धाम के सरबराह चिन्मय कृष्णादास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के शेजार
मरकज को लोगों ने एक ग्रुप ने जबरदस्ती बंद कर दिया है। यही नहीं, फौजी एहलकार इस्कॉन के अकीदतमंदों को अपनी गाड़ियों में ले गए। इस्कॉन कोलकाता के नायब सदर और तर्जुमान राधा रमनदास ने ट्विटर पर लिखा है कि बांग्लादेश में शेरचर्च में वाक़े इस्कॉन निमटाह मरकज में मुसलमानों ने जबरदस्ती बंद कर दिया है। फौज आई और इस्कॉन के अकीदतमंदों को गाड़ी में बिठाकर ले गई। और इस पोस्ट के साथ ही उसने एक वीडियो भी मुंसलिक की है जिसमें मकामी इस्लामी ग्रुप के रहनुमा शेचर में इस्कॉन सेंटर को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। दास ने दावा किया है कि वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कुछ लोग इस्कॉन मंदिर के बोर्ड को हटाने में मसरूफ हैं, जिस पर इस बैनुल-अक़वामी रूहानी तंजीम के बानी की तस्वीर लगी हुई है। बांग्लादेश में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की बरतरफी के बाद हिंदू और अक़लियती बड़ी तादाद में तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क में हिंदुओं के मुजाहरे जारी हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे हुए हैं। अमेरिका में हिंदू बिरादरी इस्कॉन और बांग्लादेश की हिंदू अक़लियतों की हिमायत में निकल आई है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चिन्मय प्रभु को फौरी तौर पर रिहा करें और हिंदुओं और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तकरीबन 14 माह की लड़ाई के बाद अब जंग बंदी नाफिज हो गई है और इसकी सालिसी अमेरिका और फ्रांस ने की है। मुआहदे के तहत हिजबुल्लाह को 60 दिनों में जनूबी लबनान से अपनी अफवाज वापस बुलानी होगी और इजराइल फौजें सरहदी गुजरगाहों से पीछे हटेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जंगबंदी को तारीख़ी में उम्मीद की पहली किरण करार दिया है। इजराइल ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC को मुत्तला किया है कि वो गजा जंग केस में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साबिक वज़ीर दिफा यो ग्लेनेट के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करेगा। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अमेरिकन रिपब्लिकन सेंटर लिंडसे ग्रैहम ने उन्हें बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत और उसके साथ ताउन करने वाले ममालिक के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाह किया है और उनके लिए गुज़िश्ता जुमेरात को गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना और इंतजामिया के कई अरकान को बम से उड़ा देने की धमकियां मौसूल हुई हैं। ये धमकियां मंगल की रात और बुध की सुबह दी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने निशाना बनाने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी जवाब दिया। तर्जुमान के बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर के तौर पर नामज़द रिपब्लिकन कांग्रेस की खातून एलेक्स स्टीफनिक को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं और उन्होंने पहले भी उनके ख़ानदान को बम की धमकी दी गई थी। पुलिस मंगल की रात और बुध की सुबह पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के इंतज़ाम के लिए ट्रंप के नामज़द करदा ली ज़ेडन को भी बम की धमकी मिली है, जिसमें उनके घर पर फ़िलिस्तीन के हामी थीम के साथ पाइप बम की धमकी भेजी गई है। और इसके साथ ही हाल ही में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल बनने की दौड़ से बाहर होने वाले फ्लोरिडा के रिपब्लिकन मैट गैजेट को भी निशाना बनाया गया है। खेल की खबरों की बात करें तो भारत के डी गुगेश ने आलमी शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लेरेन के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है। डी गुगेश 37 चालों के बाद डिंग लेरेन को शिकस्त देने में कामयाब रहे। तीसरे राउंड के बाद दोनों ही खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो गया और इससे कबल डिंग लेरेन ने पहला राउंड जीता था, जबकि दूसरा राउंड ड्रॉ हुआ था। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी आज चौथे मैच में आमने सामने होंगे। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग में सरफहरिस्त मकाम हासिल कर लिया है। बुमराह ने पर्थ टेस्ट में भारत की जीत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 8 विकेटें हासिल की थी। इस शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर बुमराह ने अपने करियर की बेहतरीन 883वीं रेटिंग पॉइंट्स हासिल की हैं और ये किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज के हासिल करदा सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं भारत के यशस्वी जायसवाल ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की बेहतरीन रैंकिंग है। यशस्वी ने पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 161 रन बनाए थे।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। बाय द वे, आई एम रानी, मुझसे दोस्ती करोगे?